तो इसके अंदर टेबल्स कितने हैं, यूजर्स है, स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट है और कोर्स है, इतने सारे इसके अंदर टेबल्स हैं। अब इसमें से हमें करना क्या था, अपडेट करना था कुछ क्लाउज कंडीशंस लगा करके, है ना। तो शायद ये काम हमें करना था एम्प्लॉय वाले टेबल पे। पहले देख लेते हैं कि एम्प्लॉय के अंदर कुछ है भी या नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं पहले। तो एम्प्लॉय के अंदर बेसिक सैलरी तक तो निकल चुका है अपना, निकल के आ चुका है, यहाँ तक तो स्टार्टिंग डाला गया है। व्हाट, TDS तो हमने निकाला था ना? नहीं निकाला, कुछ भी नहीं, बस समझाए थे। तो 3 अलग अलग हम यहाँ केस समझाए थे, एक जिसमें विदाउट कंडीशन, एक जिसमें यूजिंग अ सिंगल कंडीशन और एक जिसमें यूजिंग मल्टीपल कंडीशन। 3 सिचुएशन हम लोग डिस्कस किए थे। तो मान लीजिए TDS तो हर किसी पे लग रहा है, और TDS क्या लग रहा है, फिक्स। लेकिन मान लिया जब TA हमें क्या देना है, ट्रैवलिंग अलाउंस क्या देना है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस मान लीजिए जिसका कि यहाँ कंडीशन पहले लिख दे, या कल लिखे थे वो है फोटो तुम लोग के पास है लिखा हुआ, वेरी गुड। तो TA के लिए क्या सोचे थे, अगर लेस देन 5000 है, लेस देन 20%, अगर मोर देन 5000 है तो 10, मोर देन उल्टा बोल रही है, मोर देन 5000 है तो 20%, और लेस देन अगर 5000 है तो 10%, यही था ना। तो चलो हम लोग करते हैं पहले TA को। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, अपडेट, और अपडेट किसे करना है, एम्प्लॉय को। उसके बाद क्या करना है, सेट करना है। क्या सेट करना है, TA को सेट करना है। और यहाँ क्या डालेंगे, कंडीशन लिखना शुरू करेंगे। ऐसे डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते थे, पर डायरेक्ट डालना नहीं है, हमें डायनेमिकली निकालना है। तो इफ, और क्या डालना होगा, कंपेयर किससे करना होगा, बेसिक इज ग्रेटर देन 5000। अगर ऐसा है तो बेसिक का कितना परसेंट, 20/100। अदरवाइज मतलब एल्स, तो कॉमा देंगे, तो कॉमा के बाद जो वैल्यू पुट करते हैं वो क्या माना जाता है, एल्स। अन्यथा BS का कितना, 10%, और उसके बाद अपडेट टेबल और सेट इतना। और ये क्या किसी खास रो को अफेक्ट कर रहा है कि सभी को, सभी को। तो कोई अलग से हमें वेयर क्लाउज लगाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। कितने रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया, ये 2 रिकॉर्ड को, इनफैक्ट 2 ही रिकॉर्ड भी था अपने पास। अगर फिर से आकर के देखें तो क्या निकल चुका है। अब 5400 का 20% अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 108 होता है ना। तो 1080 रुपया सही तो आ रहा है, और 10% कितना हो जाएगा, 480 रुपया। अब मुझे क्या निकालना है, DA के लिए क्या कंडीशन दिए थे बोलो तो। हाँ, नहीं एल्स का जरूरत ही नहीं है। इफ के बाद यहाँ कंडीशन देना होता है, समझिएगा। और कंडीशन के बाद कॉमा देके जो वैल्यू देते हैं वो माना जाता है इफ कंडीशन बिल ट्रू, है ना। और कॉमा देने के बाद फिर जो देते हैं वो फॉल्स वाला पार्ट है, कि अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा। नहीं, यहाँ मल्टीपल इफ नहीं कर सकते, मतलब नेस्टेड इफ यहाँ नहीं है। नेस्टेड इफ के जगह पे क्या है, यहाँ पे केस स्टेटमेंट। हाँ, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अभी लगा लेते हैं। कंडीशन तो अपने हाथ में एज्यूम करना है, ऐसा कोई है तो रियल डेटा या कंपनी डेटा पे काम तो कर नहीं रहे हैं, नहीं तो उसका गाइडलाइन होगा, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी हम लोग सारा प्रॉक्सी और अपने एजम्पशन पे कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि महंगाई जो है वो तो सबके लिए बराबर होगा, कम सैलरी वाला हो, ज़्यादा सैलरी वाला हो, सबके लिए। हाँ, हाउस रेंट सबके लिए अलग अलग हो सकता है, नहीं, या महंगाई हम बिना कंडीशन चेक किए हुए सबको महंगाई दे देना चाह रहे हैं 60%। क्या ऐसा कर सकते हैं, सबको 60% दे देना चाह रहे हैं फ्लैट। तो क्या करना पड़ेगा,
अपडेट, और अपडेट किसे कर दो, एम्प्लॉय को क्या कर दो, सेट कर दो। और क्या सेट कर दो, डीए को, और डीए क्या सेट कर दो, सेट डीए। और बेसिक सैलरी का कितना सोचे, 60/100। ये क्या करेगा, सभी जगह अपडेट कर देगा। अब सबका क्या निकाल दिया, डीए निकाल दिया। अब मुझे एचआरए निकालने हैं। हाउस रेंट सबका अलग अलग होगा। अगर जिसका 5000 एबव है उसका अलग हाउस रेंट मिलेगा, जिसको 5000 बिलो है, या फिर अलग अलग कंडीशन दे देते हैं। कैसे, हाउस रेंट के लिए मान लीजिए 3 स्लैब लेते हैं। एक जिसका 10,000 से ज़्यादा सैलरी हो, एक जिसका 10,000 से कम हो लेकिन 8,000 से ज़्यादा हो, एक जिसका कि 8,000 से कम हो लेकिन 5,000 से ज़्यादा हो, और एक जिसका कि 5,000 से भी कम हो। अपडेट करके अभी 1 by 1 करें, तो वैसा हम लोग एसक्यूएल यूजिंग कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट हम लोग जो वैल्यूज एंट्री किए तो वो खुद ही कैलकुलेट करके। हाँ कर सकते हैं, वो भी बताने वाले हैं आज ही, बस इसको कंप्लीट कर। अपडेट, और उसके बाद एम्प्लॉय, और उसके बाद सेट। और सेट क्या करना है मुझे अभी, एचआरए, सेट एचआरए। और एचआरए का वैल्यू क्या देना है, अब एचआरए के लिए तो हमें केस लिखना है, नहीं, केस। और अब पहला केस लिखना शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे, व्हेन, और क्या डालेंगे इसके बाद, कंडीशन डालेंगे, बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, है ना, या ग्रेटर देन 9,000। अगर बेसिक सैलरी किसी का 9,000 से ज़्यादा हो, देन क्या होना चाहिए, बेसिक का 60%, बेसिक का 60 नहीं, बेसिक का 80% बाई 100। फिर आएंगे, फिर क्या लिखेंगे, व्हेन, दूसरा कंडीशन, बेसिक इज ग्रेटर देन 7,000, और लिखना होगा फिर एंड बेसिक इज लेस देन 9,000, मतलब 7 से ज्यादा लेकिन 9 से कम हो। देन क्या होगा, बेसिक का कितना परसेंट, मान लो बेसिक का 60%। फिर एक और कंडीशन, व्हेन बेसिक इज ग्रेटर देन 5,000 एंड बेसिक इज लेस देन 7,000, देन तो क्या होना चाहिए, बेसिक का मान लो 40%, बेसिक का 40%। और उसके बाद और भी कोई कंडीशन लगाना है, अब लगा सकते हैं, तो यहां लिख सकते हो व्हेन बेसिक इज लेस देन 5,000, देन देन क्या होना चाहिए, बेसिक इंटू 25/100 ऐसा देना है। और लास्ट में क्या करना है, केस को खत्म करना है, केस को एंड करना है। और एट लास्ट, तो इस तरीके से केस लिखा जा सकता है। हाँ लगाना ही पड़ेगा, सही बोल रहे हो। हेलो, हाँ बोलिए। मॉर्निंग बोला जैसा
भी हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब निकालना क्या बाकी रहा? अब ग्रॉस सैलरी निकालना बाकी रहा। अब ग्रॉस सैलरी कैसे निकलेगा? बेसिक से लेकर के HRA तक को ऐड कर दें। क्या लिखेंगे इसके लिए? चलो सरफराज ही बताएगा क्या लिखेंगे। अपडेट तो लिखना ही पड़ेगा, और अपडेट किसको करेंगे? एम्प्लॉय को। और फिर क्या करेंगे? सेट करेंगे। सेट क्या करेंगे? ग्रॉस सैलरी को। और सेट करते वक्त क्या लिखना पड़ेगा? क्या वैल्यू इसमें सेट होगा? तो बेसिक प्लस TA प्लस DA प्लस HRA। तो क्या लिख सकते हैं? बेसिक प्लस TA प्लस DA प्लस HRA, यही ना? बेसिक प्लस TA प्लस DA प्लस HRA। अब अगर दोबारा देखा जाए तो ग्रॉस सैलरी भी हमारा कैलकुलेट हो चुका है। अब मुझे TDS निकालना है, तो TDS कैसे निकलेगा? TDS निकालने के लिए मुझे ग्रॉस सैलरी का 10% निकाल लेना होगा। कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है, बताइए आप लोग, मुझे बताइएगा। अपडेट, और अपडेट क्या करो? एम्प्लॉय को। और क्या वैल्यू सेट कर दो? सेट किसका वैल्यू करना है मुझे? TDS का वैल्यू सेट करना है। TDS में वैल्यू सेट करना है। क्या होगा? GS माइनस TDS निकाल रहे हैं आप। TDS के लिए क्या होगा? GS इंटू 10/100। माइनस का अभी सवाल कहाँ है? वो नेट सैलरी में माइनस होगा ना। TDS तक निकल गया। अब क्या निकालना बाकी रहा? नेट सैलरी। तो नेट सैलरी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपडेट टेबल और सेट क्या करना होगा? नेट सैलरी, और नेट सैलरी का वैल्यू क्या डाल देंगे? GS माइनस TDS। और एंटर। अब जरा देख लिया जाए तो नेट सैलरी भी कैलकुलेट हो गया। तो बस ये सब जानना चाह रहा था मैं। देखो, चाहे इफ हो इफ हो, ऐसे नहीं लिखते, या तो इफ हो या तो केस हो, इसको हम लोग सारे DML क्वेरी के साथ यूज कर सकते हैं। किसके साथ यूज कर सकते हैं? DML क्वेरी के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो भी बुक्स वगैरह में देखोगे, ऑनलाइन एग्जाम्पल्स वगैरह सर्च करोगे, तो उस पर जनरली क्या दिखाया जाता है? सेलेक्ट को यूज करके, क्योंकि सबसे आसान होता है सेलेक्ट के साथ यूज करना, केस स्टेटमेंट को या फिर इफ स्टेटमेंट को। लेकिन हम लोग अपडेट पे देखें, चाहे तो इसी काम को किस पे कर सकते हैं? सेलेक्ट पे भी कर सकते हैं। हाँ, सेलेक्ट पे देखते हैं तो क्या देखते वक्त हम लोग फिल्टर नहीं करेंगे? इफ या केस क्यों लगाए? फिल्टर करने के लिए। अरे अपडेट का काम है अपडेट करना, लेकिन केस क्यों लगाई? इफ क्यों लगाई? फिल्टर करने के लिए कि भाई इस तरह के डेटा पे ये अपडेट करो, इस तरह का डेटा हो तो ये अपडेट करो। तो काइंड ऑफ क्या कर रहे हो? फिल्ट्रेशन ही ना कर रहे हो। बिफोर अपडेशन आप क्या कर रहे हो? डेटा को फिल्टर कर रहे हो। ये डेटा अगर ऐसा हो तो ये हो। अब मान लो हमको अपडेट नहीं करना है, सिर्फ देखना ही है, लेकिन फिल्टर करके देखना है। अब अभी रिकॉर्ड तो ज्यादा है नहीं, हम क्या बोले। इस पे अगर कुछ रिकॉर्ड रहता है ढंग का तो फिल्टर कर सकते हैं। चलो अभी फिल्टर की बात है तो 2 ही पे देख लेते हैं। मान लो मुझे सिर्फ वैसे रिकॉर्ड्स को देखना है जिसका कि सैलरी क्या है, या बेसिक सैलरी 5000 से ज़्यादा है, ये भी तो हो सकता है। तो क्या लिख सकते हैं? सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। और अब उसके बाद क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वेयर बेसिक सैलरी इक्वल टू, अब तो एक हो गया कि डायरेक्ट यहाँ पे डाल देंगे बेसिक सैलरी इज, क्या डाल सकते हैं? सैलरी इज लेस देन 5000, ये भी डाल सकते हैं इस तरीके से। ये तो हो गया सीधा सीधी। नहीं, कैसे कर सकते? नहीं, मतलब जैसे कि एक केस है कि जिसका सिटी पटना है, उसको उसका
HRA मेरे को 1000 मतलब मैनुअली इंक्रीज करना है। हाँ कर सकते हैं। तो फिर वो यूजिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सब क्वेरी। एक क्वेरी के अंदर जो क्वेरी चलाते हैं उसको क्या कहते हैं, सब क्वेरी। बिल्कुल कर सकते हैं, वही करके देख लेते हैं। नेक्स्ट शायद टॉपिक भी होगा सब क्वेरी, है ना। जब क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखते हैं तो उसे कहते हैं सब क्वेरी। और जब भी मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखना होता है तो क्वेरी के अंदर ही क्वेरी लिखते हैं। या यूँ कहा जाए कि जब हमें डायनेमिकली डेटा को फेच करके कोई भी DML ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो वहाँ भी क्या यूज़ करेंगे, सब क्वेरी। अब जैसे कि बढ़िया ये क्वेश्चन था आपका कि जिसका कि बेसिक सैलरी 5000 से कम है उसको HRA 1000 रुपया और बढ़ा देना है, यही ना। तो बढ़िया है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपडेट। पहले ये देखना है कि किसका HRA 1000 रुपया से ज़्यादा है। पहले तो किसका बेसिक सैलरी 5000 से कम है, ये देखना है मेरे को। तो किसका सैलरी 5000 से कम है, इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट। अब सब कुछ थोड़ी देखना है, सेलेक्ट क्या, बेसिक सैलरी ना या किसका है वो, तो सेलेक्ट EID। मुझे क्या दिखा दो, EID। सेलेक्ट EID फ्रॉम EMP where base is less than 5000। तो ये उसी एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी ये EID दिखाएगा जिसका कि बेसिक सैलरी 5000 से कम है। अब कुछ भी देख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ EID ही देख सकते थे। मान लो इसका बेसिक के सैलरी देखना है तो लो, ऐसे एम्प्लॉय जिसका कि बेसिक सैलरी 5000 से कम है उसका बेसिक सैलरी क्या है, 4800। और भी हो सकता था एम्प्लॉय, बट अभी 2 ही रिकॉर्ड है। अब ये तो पहला काम हो गया सेलेक्ट वाला। अब अपडेट वाला काम करें और दोनों को क्या करना पड़ेगा, इस बार मर्ज करना होगा। तो क्या लिख सकते हैं आप, अपडेट और उसके बाद टेबल, उसके बाद क्या लिखते हैं, सेट। ये तो फिक्स है। और सेट क्या करना है, मुझे क्या बढ़ा देना है, TA बढ़ा देना है, HRA बढ़ा देना है, क्योंकि 1200 में ऐसे भी कहीं रूम नहीं मिलेगा, इसको बढ़ा देते हैं। तो HRA इक्वल टू, अब डायरेक्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, HRA कितना बढ़ा देना है, 2000 रुपये। नहीं, इसमें हाँ ये 2000 रुपया क्या होगा, ओवरराइट होगा। हमें क्या करना है कि जो है पहले से उसमें ऐड कर लेना है। सेट HRA, हाँ तब मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा HRA प्लस 2000। तो ये सभी का क्या करेगा, HRA 2000 इंक्रीज कर देगा, यही ना। अगर अभी देखें तो इसका क्या करेगा, सबका 2000 बढ़ा देगा। तो एक का जो 1200 है बढ़ा के क्या कर देगा, जो 1200 है उसको बढ़ा करके 3200 कर देगा, ठीक है। लेकिन अभी कंडीशन डालना था, अभी तो सबका बढ़ा दिया HRA। तो हम क्या करेंगे, ये बढ़ा दो, तो कहाँ गया, ये था ना, 2000 रुपया बढ़ा दो, लेकिन किसका बढ़ा दो ये तो बताना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, वेयर किसका बढ़ा दो, BS इज लेस देन कितना, जिसका कि बेसिक सैलरी सिर्फ 5000 से कम है उसको बढ़ा दो। अब सिर्फ किसका बढ़ेगा, एक का 4100, हाँ 3200 वाले का बढ़ करके ये हो जाएगा। एक रिकॉर्ड बढ़ा, ये चेंज हुआ, ये तो इसका 4160 ही रहा, लेकिन ये बढ़ करके क्या हो गया 52। लेकिन अभी भी सब क्वेरी यूज़ नहीं हुआ है, ये सब क्वेरी नहीं है, ये भ्रम नहीं पालना है कि ये सब क्वेरी मैंने यूज़ किया। वेयर
और इफ दोनों जो है कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। और रही बात कि वेयर और इफ में अंतर ये है कि वेयर को हम लोग यूज़ करेंगे सिंगल कंडीशंस के लिए, लेकिन इफ का यूज़ करते हैं 2 कंडीशंस के लिए, और केस का यूज़ करते हैं मोर देन 2 कंडीशंस के लिए। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। वेयर यूज़ करोगे सिंगल कंडीशन के लिए, जब आपके पास सिर्फ सिंगल कंडीशन हो, और अगर आपके पास क्या है 2 कंडीशन है तो इफ का यूज़ करोगे 2 कंडीशंस के केस में। कंडीशंस, और वेयर का यूज करोगे मोर देन 2 कंडीशन, मोर देन 2 कंडीशंस। वेयर ही दोबारा लिखा गया हो, इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, केस होगा, अभी तो यूज़ किए हैं केस ही यूज़ करके ना इसका HR हम लोग निकाले थे। तो इस तरीके से याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं डेटाबेस में वो वेयर क्लाउज का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। सर जो केस स्टेटमेंट में व्हेन और देन यूज़ किए वो भी तो कीवर्ड ही है। हाँ बिल्कुल। तो वेयर के बदले व्हेन वैसा यूज़ कर सकते हैं? नहीं, व्हेन का यूज़ सिर्फ केस के ब्लॉक में ही किया जा सकता है। निकालना पड़ेगा। अब बार बार इतना नल निकालना पड़े उसके लिए कुछ अलग कहानी करना होगा। हाँ वो भी देख लेते हैं। अभी तो मान लो एक नया रिकॉर्ड डालते हैं लोग इंसर्ट इनटू क्या है एम्प्लॉय ना, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। और हाँ उसके बाद हमें नहीं ना वैल्यूज़ तो बाद में, पहले तो कॉलम बताइएगा तब ना। EID, e-name, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, फोन, ईमेल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, DID एंड DOJ, DID एंड बेसिक। अब उसके बाद वैल्यूज़ डाल देते हैं, और वैल्यूज़ में क्या डाल दिया जाए H103, और नेम क्या डाल दिया जाए डेट ऑफ बर्थ इसका डाल देते हैं हम लोग 1996। डेट ऑफ बर्थ ही पहले डालें इसमें, क्योंकि जिस ऑर्डर में डालेंगे उसी ऑर्डर में डालना पड़ेगा। तो ठीक है, नेम के नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ ले लिए थे, फिर सिटी लिए थे, उसके बाद फ़ोन लिए थे, फिर ईमेल लिए थे, उसके बाद क्या था डेट ऑफ ज्वाइनिंग था। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए
अब ज्वाइनिंग के बाद फिर क्या था, डिपार्टमेंट आईडी था, मान लीजिए H10 क्या था, D102 ना, डी नहीं ना, DID की बात कर रहा हूँ मैं, वो तो एम्प्लॉई आईडी के लिए रखे हैं ना। और बेसिक सैलरी इसका मान लेता हूँ कि 9200 डाल देता हूँ, चेंज कर दिया, बस इतना ही ना। एक रिकॉर्ड तो चला गया, एक रिकॉर्ड और डाल देते हैं कम से कम। रिकॉर्ड तो ही गया होगा। चलिए अब देखो, यही समस्या था ना कि जब नया एंट्री करेंगे तो यहाँ पे फिर से हमें क्या चलाना पड़ेगा, फिर से हाँ जी, फिर से लगाना पड़ेगा। तो क्या उपाय है इसका? क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन होगा कैसे, ज़रा यही समझना है। नहीं तो केस तो पूरा लिखना पड़ जाएगा। तो केस से भी बच सकते हो एक काम करके। क्या एक काम करना पड़ेगा, व्यू बना करके केस से भी बचा जा सकता है। तो चलो फिलहाल केस लगा लोगे, लग सकता है या नहीं लग सकता है? तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपडेट ही क्वेरी चलाना पड़ेगा, अपडेट, और उसके बाद क्या लिखना होगा, अपडेट, और उसके बाद सेट, क्या अपडेट सेट क्या कर देना है, TA से शुरू करना है ना, TA, और TA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, टेबल का नाम मिस हो गया, अपडेट एम्प्लॉई, और उसके बाद क्या लिखना है, सेट TA, और TA के लिए क्या सेट करेंगे यहाँ पे, क्या था कंडीशन, डायरेक्ट वैल्यू था या कोई कंडीशन डाले थे, क्या डाले थे यहाँ पे, इफ BS ग्रेटर देन 5000, अगर ऐसा हो तो क्या देना है, BS का 20%, और नहीं तो क्या देना है, नहीं तो BS का 10%। ये डाल देंगे, अपडेट कर देगा। हाँ, 3 रिकॉर्ड अपडेट किया। अब मुझे क्या अपडेट करके देखना है, TA के बाद DA। अब DA क्या करना है, डायरेक्ट दे देना था, तो क्या लिखेंगे, बेसिक का 60
परसेंट बाई 100, ये हुआ डायरेक्ट अपडेट करना। उसके बाद अब केस यूज करना है। किस चीज के लिए? HRA के लिए। HRA इक्वल टू, और उसके बाद क्या लिखना शुरू करना होगा? केस। और पहला केस क्या देंगे? व्हेन BS इज ग्रेटर देन 9000। अगर बेसिक सैलरी 9000 से बड़ा हो तो बेसिक का कितना देना है? हाँ, देन क्या होगा? बेसिक का कितना परसेंट सोचे थे? 80/100, यही था ना। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर कंडीशन क्या चेक करो? बेसिक किससे बड़ा हो? 7000। बेसिक 7000 से बड़ा हो एंड बेसिक क्या हो? लेस देन हो 9000। देन क्या होना चाहिए? बेसिक का 60/100, यही ना। अच्छा, उसके बाद फिर क्या था? व्हेन बेसिक किससे बड़ा हो? मोर देन 5000 हो एंड बेसिक लेस देन क्या हो? 7000 ना जी। 7000 देन क्या होना चाहिए? बेसिक का 40/100। और भी कुछ था? अब मान लो यही रहने देते, इतना ही रहने देते। अब तुम एल्स भी लिख सकते हो यहाँ पे। एल्स, हाँ, एल्स क्या होगा? बेसिक का कितना परसेंट दे देना है? हाँ, बेसिक का 25/100 बस। और हाँ, बस कैसे? उसके बाद क्या लगाना है? एंड, ऐसे जैसे। तो आखिरी जो वैन दिए थे उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उससे कम, अगर 5000 से कम है तो सब पे ये अप्लाई कर देगा। इसलिए एल्स लगा करके भी कर सकते हो। ये हो गई कहानी। हाँ, तो पूरा का पूरा चेंज करेगा। ये थोड़ी देख रहा है कि कहाँ नहीं है। आप ये थोड़ी बोल रहे हो कि जो भर गया है वैसा कुछ थोड़ी हम लोग क्लाउज लगा रहे हो, तो सभी को अपडेट करेगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? और बढ़िया नहीं कि सब पे एक जैसा अप्लाई हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हट गया होगा। सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखो पूरा डेटा। अच्छा, तो अभी इसका क्या नहीं निकला है? हाँ, तो कैसे निकलेगा? ग्रॉस सैलरी तो निकालना है, बाकी रह गया था अभी। अपडेट, और उसके बाद क्या? EMP सेट क्या करना है? ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी क्या होगा? बेसिक प्लस TA प्लस DA प्लस HRA, यही ना। चलिए, उसके बाद फिर क्या था? TDS ना। अपडेट एम्प्लॉई, उसके बाद क्या करना है? सेट TDS इक्वल टू ग्रॉस सैलरी इंटू 10/100। अब क्या निकालना है? TDS के बाद नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या हो जाएगा? GS माइनस TDS। अब अगर हम देखें एक बार तो सारा कुछ अपडेट हो चुका है। जी हाँ। अब सवाल ये था कि अपने आप ये अगर अपडेट होता रहे, जैसे हम रिकॉर्ड डालते रहे, तो कैसा रहेगा? बहुत इंटरेस्टिंग। तो चलो उसी चीज़ को अब हम लोग देख लेते हैं बचे हुए मिनट्स में। इसके लिए हम लोग एक नया टेबल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे प्रोडक्ट। उसमें मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो शुरू करें। इसके लिए
एक टेबल हम लोग बनाते हैं छोटा सा, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मान लीजिए कि हम स्टॉक रखते हैं, रख सकते हैं या प्रोडक्ट रख सकते हैं, तो स्टॉक ही रखते हैं, चलेगा। क्रिएट टेबल स्टॉक। अब स्टॉक में क्या कुछ हो सकता है, सोच के बताओ। प्रोडक्ट कोड हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रोडक्ट कोड होगा, लेकिन प्रोडक्ट कोड नहीं डालेंगे। प्रोडक्ट कोड डालेंगे तो एक ही टेबल में प्रोडक्ट और का प्रोडक्ट कोड का डिटेल दोनों डालेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि रिपीट होगा। प्रोडक्ट कोड को अगर हम बनाना चाहेंगे प्राइमरी की, तो क्या एक ही टेबल में एक से अधिक प्रोडक्ट नहीं हो सकता है सेम, समझ रहे हो इस लॉजिक को। तो इसलिए हम लोग प्रोडक्ट नेम लेते हैं, क्या ले लेते हैं, प्रोडक्ट नेम। उसके बाद क्या ले लेते हैं, प्रोडक्ट क्वांटिटी। प्रोडक्ट हम चाहते क्या है कि ये क्या हो, वेर कैर हो, और कितने कैरेक्टर का हो, 20 कैरेक्टर का, और ये क्या नहीं हो, नॉट, ये खाली कम से कम ना हो। प्रोडक्ट नेम के बाद क्या हो सकता है, प्रोडक्ट क्वांटिटी हो सकता है। प्रोडक्ट क्वांटिटी क्या होगा, इंट टाइप का होगा। प्रोडक्ट क्वांटिटी के बाद क्या हो सकता है, प्रोडक्ट रेट हो सकता है। ये भी किस टाइप का हो सकता है, इंट टाइप का हो सकता है। तो प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का क्वांटिटी, प्रोडक्ट का रेट, है ना, प्रोडक्ट रेट। अब हम क्या चाहते हैं कि इसका अमाउंट अपने आप निकल जाए, अमाउंट हमें डालना ना पड़े, जीएसटी अपने आप निकल जाए, कैसा रहेगा। तो एक जीएसटी जो वैल्यू रहेगा वो पूरा क्वांटिटी से लेके सब प्रोडक्ट। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट भी इंट होगा। अमाउंट क्या होगा, इंट होगा। और एक कीवर्ड यहाँ लिखना होता है, जनरेटेड ऑलवेज एज, और आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है, जनरेटेड ऑलवेज एज। और अमाउंट कैसे हमेशा जनरेट होगा, तो प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्रोडक्ट रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे, पी क्यू इंटू पी आर, ऐसे ही होगा ना। अब उसके बाद क्या निकालना है, इसमें जीएसटी निकालना है, तो क्या लिखेंगे, जीएसटी। अब जीएसटी भी क्या होगा, इंटीजर होगा। जीएसटी भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, जनरेटेड ऑलवेज एज, हाँ, जनरेटेड ऑलवेज एज। और ये कैसे निकलेगा, तो हाँ, अमाउंट का 18%, क्या निकलेगा, एएमटी का अमाउंट वाला जो कॉलम है इसका क्या निकलेगा, 18%, तो 18/100 ऐसा। अब उसके बाद टोटल अमाउंट प्लस जीएसटी मिला देंगे तो क्या आएगा, टोटल। अब एक कॉलम बनाते हैं टोटल का, ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा, और ये भी ऑटोमेटिक जनरेट करना है, तो क्या लिखेंगे, जनरेटेड ऑलवेज एज। और कैसे जनरेट होगा ये, जनरेटेड ऑलवेज एज अमाउंट प्लस जीएसटी। तो अमाउंट के लिए कॉलम का नाम क्या लिए थे, अमाउंट प्लस जीएसटी, और ये वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और उसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे, सेमीकोलन। अब अगर अभी आकर के हम देखें डिस्क्राइब अ स्टॉक, तो कुछ आपको एडिशनल देखने को मिलेगा। एक दिन पूछी थी ना, शायद रिश्ता ही पूछी थी कि एक्स्ट्रा में क्या आता है, कब आता है, तो एक्स्ट्रा पैरामीटर ये देखिए। अब मुझे देखना है कि क्या इसके अंदर कोई वैल्यू है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम स्टॉक, है ना। अब क्या करना है, इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो क्या लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम क्या था, स्टॉक, और उसके बाद क्या, पहले तो कॉलम का नाम देना पड़ेगा मुझे। तो कॉलम का नाम क्या है, जिसमें वैल्यू डालना है मुझे PN, PQ और PR, इस तीन ही में वैल्यू डालना है। और उसके बाद क्या लिखना होता है, वैल्यूज़, और यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। जैसे मान लिया जाए क्या प्रोडक्ट डाल दिया जाए, हाँ क्या क्या बोल रही है आदम, ये ज़्यादा अच्छा है। मोबाइल हेयर ऑयल के जगह पे, दोनों सिमिलर साउंडिंग भी। मोबाइल, और मोबाइल का प्राइस क्या डाल दे, हाँ उससे कम में क्या आएगा, हाँ ऐसा नहीं है, चाइनीज़ फ़ोन भी देख रहे हो कि अब हाँ लाख लाख रुपए के रेंज तो रहेगा नहीं, रहेगा नहीं। चाइना पूरे मार्केट पे छा गया, लोग भले ही जो चाइना का विरोध भी करते हैं ना, वो झूठा करता है। इसीलिए सीधा सीधा तो अमेरिका भी उसे टक्कर नहीं लेता। एप्पल जो बोलते हो, एप्पल के लिए कौन बनाता है, अमेरिका का, लेकिन उसका जो भी पार्ट्स वाला था वो चाइनीज आता है। इसलिए वो इतना ना सस्ता मैन पावर वहाँ अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्सेज वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट सस्ता बना पाता है। और गवर्नमेंट का ही पॉलिसी है, वो ये नहीं चाहेगा, बस अगर गवर्नमेंट का प्लान है कि ये चाहिए डेवलपमेंट के लिए तो चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है कि वहाँ पे नियम कानून बहुत सख्त है, यहाँ नहीं है कि यहाँ अगर कोई वो मुखिया है, वो रेप केस में भी पकड़ा गया तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। अरे इतना बड़ा जो अभी रेसलर वाला जो मैटर था, इतना दिन धरना पे, क्या भाई, तो कोई सांसद मंत्री है तो क्यों उस पर एक्शन हो सकता, नहीं होगा। अगर जेलो हुआ तो दामाद की तरह जेल में रखा जाता है मंत्री विधायक, है ना। और वहाँ है कि रेल मिनिस्टर को बीच चौराहे पे गोली मारा, अगर प्रूफ हो जाए ये कि ये गिल्ट है तो वहाँ लोगों के मन में डर है, मतलब वहाँ के लीडर्स के मन में भी डर है कि अगर हम पकड़े, यहाँ के लीडर के मन में डर है। यहाँ लीडर तो इसे लतियाता है, ऑफिसर्स को लगता है कि कुछ है ही नहीं, वो IAS बेचारा पढ़ के आया, पूरा बाल उड़ा करके, कोई औकात ही नहीं उसका एक नेता के सामने, हाँ नहीं। तो यहाँ की बात ही अलग है। हाँ तो इंडिया क्यों नहीं करेगा। अब मोबाइल, और ये क्या हो गया 20,000, और उसके बाद फिर क्या डालेंगे, ये उल्टा हो गया। कितना ले लिया जाए, 2 पीस ले लें, अच्छा बेचना है तो 10 पीस ले लेते हैं, और 20,000 के हिसाब से एक रिकॉर्ड डाला। अब अगर मैं दोबारा देखता हूँ, क्या बात है, तो मज़ा ही आ गया। यही चाहते थे ना आप लोग। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, ऑटो जनरेटेड वैल्यू। अगर हम लोग अपडेट इंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने फिर से डेटा को हम लोगों ने अपडेट किया, फिर से TDS का। तो अब ज़रूरत क्या है, अब क्या ज़रूरत है, जब तुम कोई नया डेटा डालोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली वो तो टेबल का वैसा स्ट्रक्चर नहीं था सर, इसलिए नया टेबल क्रिएट करके समझा, वो ऑलवेज जनरेटेड उसमें नहीं यूज किए थे, तो इसलिए लोगों को बार बार करना पड़ रहा था, वो वैसा अब करना कहाँ पड़ रहा है, तो सब कुछ है। अब तुम लोग सेम TADA वाला जो हम बताए थे कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बनाओ और देखो कि काम करता है या नहीं। 100% यार। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।